एक लड़की जो कि अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी, किसी चीज की तैयारी कर रही थी। एक दिन अचानक से उसे उसके पिता का फोन आता है। पिता फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, तुम्हारी माँ की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। अब ये खबर जैसे ही बच्ची सुनती है तो उस बच्ची के तो होश फाख्ता हो जाते हैं। फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद घर आती है। घर आने के बाद अपनी माँ की लाश से, अपनी माँ की बॉडी से चिपक के रोती है। अब चूंकि समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका था, घर वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में उस बच्ची को कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा आभास होता है, जिसके बाद वो बच्ची जिद करने लगती है कि मेरी माँ के अंतिम संस्कार से पहले मेरी माँ का पोस्टमार्टम करवाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी माँ की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, मेरी माँ का मर्डर हुआ है। इसके बाद काफ़ी लोग उसे समझाते हैं, समझाने के बाद काफ़ी देर तक मान मनौवल करते हैं। लेकिन इसके बाद जो बच्ची नहीं मानती, उस बच्ची का जिद सराखों पे था पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार वाले उस बच्ची की जिद को मानते हैं। उसके बाद जब उसकी माँ का पोस्टमार्टम करवाते हैं तो सच में कुछ ऐसी चीज़ निकलती है। और उसके बाद वो बच्ची लगातार 40 दिन तक, जब पुलिस उसका साथ नहीं देती, आसपास के लोग साथ नहीं देते, यहाँ तक कि खुद के पिता उसके साथ नहीं देते, उसके बाद वो 700 किलोमीटर तक लगातार 40 दिन तक अपने माँ की मौत की जांच करती है। और जांच करने के बाद कुछ ऐसी चीज निकाल के सामने लाती है, जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद आज पूरा देश हैरान है, आज पूरा देश परेशान है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि कैसे एक बच्ची अपनी माँ के कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करती है, अपनी माँ की मौत की जांच करती है, जहाँ तक कि पूरी पुलिस प्रशासन उसका साथ नहीं देती, ना ही उसके घर वाले उसके साथ थे, न उसका पिता उसके साथ था, ना कोई उसके साथ था। फिर भी एक 20 साल की लड़की 40 दिन के अंदर 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर का चक्कर काट के अपनी माँ की मौत की जांच करती है। और अंत में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत देती है, कुछ ऐसे सुराग देती है जो वास्तव में बेहद हैरान करने वाले थे। बेहद जहीन दिमाग इन्वेस्टिगेटर भी अगर इस मामले की जांच करते तो शायद ऐसे सबूत, ऐसे सुराग ना ला पाते जो एक 20 साल की लड़की ने ला के रख दिया था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा सुझाव, प्यारा सा सजेशन या फिर कोई कमेंट जो आप करना चाहें, जो आप मेरे अंदर सुधार देखना चाहें, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप 8:30 से 9 के बीच देख रहे हैं तो एक लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप मुझसे बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, ताकि एक दूसरे से बात करते समय हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। कोई आपको डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 18 सितंबर 2022, इसी साल में। दिल्ली में एक लड़की निकिता अपनी 20 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थी। लेकिन इसी बीच 18 तारीख को उसके पिता का उसके पास फ़ोन आता है। पिता फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारी माँ है उनको हार्ट अटैक आया, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। अब ये बात, ये खबर जब निकिता सुनती है तो एक तरह से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि उसकी जो दुनिया थी, उसकी माँ ही थी, पिता से उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, उतने अच्छे संबंध नहीं थे। इसके बाद वो भाग के टिकट बुक करती है फ्लाइट की, फ्लाइट पकड़ के वहाँ से अपने घर इंदौर में एक जगह है माँ बिहार, जहाँ पे उसके माँ रहती थी। माँ बिहार में आती है, अपनी माँ को देखती है। माँ की लाश फर्श पे रखी हुई थी, जैसे हिंदू परंपराओं में होता है। माँ को देखती है, देख के पकड़ के रोने लगती है। इधर चूंकि समय काफी बीत चुका था तो घर वाले भी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते। लेकिन इसी बीच रोते हुए निकिता जिद करने लगती है कि मेरी माँ को शमशान घाट ले जाने से पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए और मेरी माँ का पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब ये बात, ये चीज़ जब घर वाले सुनते हैं, जब निकिता के पिता विजय सोलंकी सुनते हैं, तो अपने आप में हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि अभी अभी हम हॉस्पिटल से इस लाश को लेके आए हैं, हमने दवा कराने की सारी कोशिश की, उसके बाद ये निकिता ऐसी कैसी जिद कर रही, पोस्टमार्टम करवाया जाए, पोस्टमार्टम में बॉडी के साथ चीड़ फाड़ होगा। ये सारी चीज़ जो विजय है निकिता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकिता थी कि मानने को तैयार नहीं थी। निकिता बार बार कह रही थी कि जांच करवाया जाए, पोस्टमार्टम करवाया जाए, मेरी माँ की मौत मुझे नेचुरल नहीं लग रही, कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इधर घर वाले समझा रहे थे, इधर निकिता जिद पे अड़ी थी।
काफ़ी देर जिद करने के बाद जब निकिता ये कहती है कि आप लोग पोस्टमार्टम के लिए ले चलिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर दूंगी। ये चीज़ जब निकिता बोलती है और घर वाले सुनते हैं और उन्हें बात पता थी कि निकिता शुरू की जिद्दी है, तो अंत में हार के जब उन्हें और कोई चारा नहीं मिलता है तो गौरी सोलंकी की बॉडी को वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। गौरी सोलंकी का शॉर्ट पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद बॉडी घर वालों के हवाले कर दी जाती है। उसके बाद तब निकिता कहीं जाके अपनी माँ का अंतिम संस्कार होने देती है। इसके बाद अंतिम संस्कार हो चुका था, घर वालों का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन निकिता जो थी वो इन सब चीज़ों से उलट किसी और ही धुन में लगी हुई थी। इधर निकिता बार बार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और घर वालों से, खासकर उसकी जो और घर में 2 बहनें थी, एक बहन लगभग 5 से 6 साल की थी, दूसरी लगभग 15 से 16 साल की थी, इन दोनों से भी उस घटना के बारे में कि कैसे माँ को हार्ट अटैक आया था, कैसे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से वो अपनी बहनों से पूछ रही थी। जब अपनी छोटी वाली बहन से वो पूछती है तो बताती है कि जब माँ को हार्ट अटैक आया था, जब पापा ने बताया कि माँ को हार्ट अटैक आ गया है, उस समय माँ ने उससे पहले कुछ खाया था। खाने के बाद अचानक से माँ इशारों में हाथ से मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं घबरा के पापा के पास गई, पापा को ये सारी चीज़ बताई। पापा भाग के डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इन्हें लेके हॉस्पिटल जाना होगा। चूंकि जो बड़ी वाली दीदी थी वो स्कूल गई थी, तो मजबूरी में मुझे घर रुकना पड़ा। पापा जो थे वो माँ को हॉस्पिटल लेके गए और कुछ देर बाद लौट के आते हैं और कहते हैं कि माँ की मौत हो गई है। अब ये चीज़ जब निकिता सुनती है तो जो टाइम था उसके बारे में वो अपनी छोटी वाली बहन से पूछती है। तो जो बहन टाइम बताती है, उस टाइम के हिसाब से जो उसके पिता थे विजय सोलंकी, वो और उनकी माँ को 10 से 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। क्योंकि जो हॉस्पिटल की दूरी थी वो मात्र 10 कदम की दूरी पे ही थी। तो ट्रैफिक, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो हॉस्पिटल पहुंचने में लगने वाला टाइम था वो मात्र 10 से 15 मिनट होने वाला था। इसके बाद निकिता भाग के हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता करती है कि जो गौरी सोलंकी हैं वो एडमिट कब हुई थी, उनकी एंट्री का टाइम क्या था। अब यहीं से एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात निकल के सामने आई जो निकिता के शक को कहीं ना कहीं एक पुख्ता सबूत देने वाली थी। दरअसल घर से निकलने के बाद जो उसके पिता विजय थे वो हॉस्पिटल 1 घंटे बाद पहुंचते हैं। ये बात जब वो सुनती है, जब टाइम मैच करवाती है निकिता, उसे कहीं ना कहीं अपने पिता पे डाउट होने लगता है कि हो ना हो मेरी माँ के मरने में कहीं हो सकता है, जहाँ तक उसे लगता है कि उसके पिता विजय का ही हाथ है। अब इसके बाद वो और सबूत जुटाने में लग जाती है अपने पिता के ही खिलाफ। इतने समय में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें थोड़े मात्रा में जो गौरी सोलंकी है उनके अंदर पॉइजन मिलता है। अब ये 2 चीज़ जब हो जाती है, एक टाइम का मिसमैच होना, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन का मिलना, इन दोनों चीज़ों को बेस बना के जो निकिता है सीधा सीधा पुलिस थाने का रुख करती है। पुलिस थाने में जाती है और जाने के बाद अपने पिता के ही खिलाफ FIR करते हुए कहती है कि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर मुझे लगता है कि जो मेरे पिता हैं वही मेरी माँ के कातिल हैं। पुलिस पूरे मामले को सुनती है, लेकिन अमूमन जो पुलिस का रवैया होता है, पुलिस ने वही किया, पूरे मामले को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद निकिता को समझा बुझा के ये कह के भेज दिया कि बेटा ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, क्योंकि तुम्हारे पिता से तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ का जो खून है तुम्हारे पिता ने किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शायद फूड पॉइजनिंग हुई होगी, इस वजह से शरीर के अंदर पॉइजन मिल गया, और ऐसी कोई बात नहीं। इधर जब पुलिस वालों से निकिता को कोई मदद नहीं मिलती है, अब यहीं से निकिता सोचती है कि चाहे जो हो मैं सारे सबूत इकट्ठा करूंगी और पुलिस वालों के सामने ऐसे सबूत रखूंगी जिसके बाद पुलिस वाले मुझे मना नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि निकिता इन सब मामलों में कुछ जानकार थी नहीं, उसे कुछ जानकारी थी नहीं, वो UPSC की तैयारी कर रही थी। इसके बाद निकिता YouTube खोलती है, गूगल खोलती है, वहाँ से ऐसे मामलों की जांच करने की नई नई तरीकों को सीखती है। और इसी बीच उसे अपने माँ का फ़ोन मिलता है। अब जब फ़ोन वो चेक करती है तो फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो चुका था। अब यहाँ से निकिता के शक को एक और हवा मिलती है कि मेरी माँ के फ़ोन को फॉर्मेट किसने कर दिया। इसका मतलब मेरे माँ के फ़ोन में ऐसी कुछ चीज़ें थी जो इस फ़ोन में नहीं होनी चाहिए थी, जिससे मेरे पिता को लगता था कि वो फंस सकते हैं।
इसके बाद वो इन चीज़ों को बैकअप करने के लिए वो अलग अलग तरीके से सोचने लगती है कि कैसे इन सारी फाइलों को बैकअप किया जाए, कैसे क्या किया जाए। लेकिन चूंकि निकिता के साथ वही फिर समस्या थी कि उसे इन सब मामलों में ना कोई जानकारी थी, न इससे पहले कभी दिलचस्पी थी, लिहाजा वो फिर इंटरनेट पे जाती है, ऐसी चीज़ों को बैकअप करने के लिए सर्च करने लगती है कि कैसे किया जाए। और यहीं से उसे कुछ एक्सपर्ट्स का नंबर मिलता है। वो इन एक्सपर्ट्स को कॉल करती है, इनसे कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद जो एक्सपर्ट्स थे इसकी माँ के मोबाइल को काफ़ी मेहनत के बाद बैकअप करते हैं और लगभग 6000 फाइलें उस फोन में फिर से आ जाती हैं। अब निकिता डे बाय डे एक एक फाइल को बहुत बारीकी से चेक कर रही थी, एक एक मैसेज को चेक कर रही थी, एक एक फोटो को चेक कर रही थी। तो लगभग 1500 से 1600 फाइल चेक करने के बाद उसे एक वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में उसका पिता उसके ऊपर गमला फेंकता हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी माँ के ऊपर। अब ये वीडियो जैसे ही निकिता देखती है तो कायदे से कोई और होता तो वो पुलिस थाने में जाता, इस वीडियो को सबमिट करता। लेकिन निकिता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अब इस पूरे मामले की खुद से जांच करने चाह रही थी। वो चाह रही थी कि जो पूरे मामले की जांच हो निकिता खुद करे। इसके बाद उसके पास 3 सबूत थे। पहला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन का मिलना। दूसरा, वो घर से निकलने से लेकर हॉस्पिटल के बीच में 1 घंटा लग जाना। और तीसरा, एक गमला फेंकने वाली घटना का वीडियो मिल जाना। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन से फिर से पूछताछ करती है कि क्या क्या हुआ था उस दिन। तो छोटी बहन फिर से याद करती है। याद करने के बाद बताती है कि जब पापा जा रहे थे तो माँ को उल्टियाँ हो रही थी। उन्होंने कुछ ऐसा शायद खा लिया था जिस वजह से उनको उल्टी आ रही थी बार बार, और माँ ने उल्टी भी की थी। इसके बाद फिर निकिता अपने दिमाग पे जोर देती है कि जब माँ लौट के आई थी तो उनके कपड़े पे, चूँकि जो माँ की डेड बॉडी थी, माँ ने जो कपड़े पहने थे उस पर उल्टी के कहीं निशान नहीं थे। इसके बाद निकिता पूरे घर की तलाश करती है तो बाथरूम के कोने में उन्हें उल्टी के कुछ छींटे मिलते हैं एक कपड़े पे, और कपड़े उनकी माँ के ही थे, गौरी सोलंकी के। अब यहाँ से निकिता का जो शक था और यकीन में बदल गया कि पापा ने माँ को पॉइजन दिया, और पॉइजन देने के बाद कपड़ों को साफ किया और दूसरे कपड़े में माँ को हॉस्पिटल ले जाने से पहले तब तक घुमाया जब तक माँ की मौत नहीं हो गई। लेकिन ये सारे मामले अभी निकिता के दिमाग में थे, इसका न कोई सुराग था न कोई सबूत था। अब निकिता को सारे सबूत इकट्ठा करने थे खुद के दम पे, क्योंकि पुलिस ना कोई इंटरेस्ट ले रही थी, ना कोई दिलचस्पी दिखा रही थी, ना ही पुलिस से कोई मदद की उम्मीद थी। इसके बाद निकिता जो है, उसके पिता जहाँ जहाँ रहते थे, उसके पिता कभी ग्वालियर में रहे, कभी अलीराजपुर में रहे, इन सभी जगहों पे जाती है। जाने के बाद एक एक चीज़ें अपने पिता के बारे में पता करती है। तो उसे पता चलता है कि अलीराजपुर के एक थाने में उसकी माँ ने ही उसके पिता के खिलाफ एक तहरीर दी थी। इस तहरीर के अनुसार जो निकिता की माँ गौरी सोलंकी है और उनके जो पिता विजय सोलंकी, इन दोनों की शादी 1995-1996 के आसपास हुई थी। गौरी सोलंकी पेशे से प्रोफेसर थे, काफ़ी ज़्यादा पैसा था, काफ़ी ज़्यादा नाम था, काफ़ी ज़्यादा रुतबा था। वहीं जो विजय थे वो बेरोजगार थे, उनके पास ना कोई नौकरी थी ना कोई जॉब था। लेकिन दोनों की शादी होती है। गौरी सोलंकी अपने सोर्सेस से, अपने पैसे के दम पे उन्हें महिला सशक्तिकरण में अलीराजपुर में ही एक पोस्ट दिलवाती हैं। पोस्ट दिलवाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ता है, काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। उसके बाद फिर निकिता का जन्म होता है। पहली संतान जो थी, पहली औलाद जो थी वो निकिता थी। उसके बाद ये दोनों फिर ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, दूसरा बेबी प्लान करते हैं। दूसरी भी एक बेटी हो जाती है, फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर एक बेटी हो जाती है। इन सब चीज़ों में जो गौरी सोलंकी थी वो तो कंफर्टेबल थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस चीज़ के उलट जो विजय था उसे एक बेटा चाहिए था। अब इसी चीज़ को लेके वो बार बार अब गौरी सोलंकी को टॉन्ट करने लगा। अब चूंकि विजय के पास खुद के भी पैसे थे, टॉन्ट करने के बाद धीरे धीरे दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा धीरे धीरे हाथापाई में बदलने लगा। इधर अब जब इस गौरी सोलंकी को कोई बेटा नहीं हो रहा था तो विजय के जो रिश्ते थे कई और महिलाओं से नाजायज होने लगे थे। अब जैसे ही उसका संबंध किसी दूसरी महिला से होने लगा तो विजय जो था अब अपनी ही पत्नी गौरी सोलंकी को बार बार जान से मारने की धमकी देने लगा। वो बार बार कहता, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे खाने में जहर मिला दूंगा, तुम्हें ऐसे टॉर्चर करके मारूंगा, वैसे टॉर्चर करके मारूंगा। और उसने बताया विजय सोलंकी ने कि मैंने कई ऐसे लोगों को मार भी दिया, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इस चीज़ को गौरी सोलंकी कुछ दिन तक बर्दाश्त करती है। लेकिन एक दिन एक ममता भंवर
जो कि जोबट परियोजना की एक सुपरवाइजर है, उसने भी गौरी सोलंकी को फ़ोन किया। अब चूंकि गौरी उसे जानती नहीं थी, गौरी पूछती है कि आप कौन बोल रही हैं। तो ममता कहती है कि मैं विजय की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, और जब तक तुम मर नहीं जाओगी हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यूं ही चलने ही लगती हैं। सिलसिलेवार तरीके से धमकी मिल रही थी, बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। इसी बीच 22 अगस्त साल 2017 में गौरी सोलंकी के ऊपर एक एक्सीडेंट के रूप में हमला होता है। अब जब ये हमला होता है और ये बच जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो मुंह उतरा था, जो सबसे ज़्यादा दुखी था इस हमले के दौरान जो गौरी सोलंकी बच गई थी, इसमें सबसे ज़्यादा दुखी उसका पति ही था। अब इस घटना के कुछ महीने बीतते हैं, 8 नवंबर 2017 में दूसरा हमला होता है। अब जब दूसरा हमला गौरी सोलंकी के ऊपर होता है, तो इसके बाद ये थाने में जाती है, अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करती है। और इधर ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि जो विजय है वो महिला सशक्तिकरण की जो पद पे वो तैनात था, उसमें ही कुछ घोटाले करता है, और ये घोटाले का जब खुलासा होता है तो उसे ग्वालियर के मुख्यालय में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसी मौके की तलाश में कायदे से गौरी सोलंकी भी थी। इधर ये ग्वालियर शिफ्ट होता है, इधर गौरी सोलंकी भाग के इंदौर आ जाती है अपने बच्चों के साथ। अब ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल पहले से 2018-19 से जो विजय था वो अपने बच्चों से मिलने के बहाने बार बार घर आता था। घर आने के बाद कुछ दिन तक रहता था, पैसे वैसे लेता था, और जब भी गौरी इन चीज़ों से मना करती तो बार बार विजय एक ही धमकी देता कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी बेटियों की इज्जत खराब कर दूंगा। लिहाजा जो गौरी थी वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर ले रही थी। लेकिन 18 सितंबर को इन दोनों में जब इसी बात को लेकर झगड़ा होता है, तो कहीं से विजय ने पॉइजन लाया। पॉइजन लाने के बाद गौरी को खिला दिया। खिलाने के बाद जब गौरी की मौत हो गई, तो मरने के बाद तब तक वो चक्कर काट रहा था जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और जो कपड़े थे जिस पे उसने उल्टियाँ की थी, उन सारी चीज़ों को, कार को विजय ने साफ किया, और साफ करने के बाद लाश को ले जाके हॉस्पिटल में सबमिट किया कि इसका इलाज कीजिए। अब लाश चूँकि जो गौरी सोलंकी की थी वो लाश बन चुकी थी, लिहाजा कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती, और मृत करार देकर विजय को भेज दिया जाता है। अब हैरान करने वाली बात है, ये सारे सबूत, ये सारे तथ्य पुलिस को इकट्ठा करने थे, लेकिन एक 20 साल की लड़की निकिता पहले ग्वालियर जाती है, ग्वालियर के बाद अलीराज जाती है, अलीराज से फिर इंदौर आती है, एक एक थाने में इन सारी रिपोर्ट्स को चेक करती है। और चेक करने के बाद इसी साल पिछले एक हफ्ते पहले 4 नवंबर को जो इंदौर की पुलिस है उसको ये रिपोर्ट सबमिट करती है। तब जाके इंदौर पुलिस की आंख खुलती है, और फिर विजय को उठाया जा रहा है, और आज भी उससे पूछताछ की जा रही है। तो कायदे से इस मामले में जो जांच पुलिस को करनी चाहिए थी, वो जांच एक 20 साल की लड़की ने की, और इतने पेशेवर तरीके से की, इतने सिलसिलेवार तरीके से की कि शायद कोई पुलिस महकमा अच्छे से अच्छा जासूस इन चीज़ों पे इस तरीके से काम नहीं कर सकता जिस हिसाब से ये लड़की थाने में जाके रिपोर्ट्स को कलेक्ट करती है, एक एक कॉल डिटेल खंगालती है, एक एक मैसेज खंगालती है, एक एक जगह जाती है, लोगों से बात करती है, पूछताछ करती है, और उसके बाद सारी चीज़ों को पुलिस के सामने रखती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी प्रोफेसर गौरी मर्डर की, जिसमें उसकी एक 20 साल की बेटी ने पूरे मामले की जांच की, 700 किलोमीटर का सफ़र किया, 40 दिन तक बिना खाए पिए पूरे मामले की छानबीन की, और अंत में पुलिस के सामने जाके ये बात कही कि मेरे पिता ही मेरी माँ का कातिल है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।